my fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. इस समय अमेरिकी और गठबंधन सेनाएं इराक को निरस्त्र करने, उसके लोगों को मुक्त कराने और सैन्य अभियानों के शुरुआती चरण में हैं, ताकि दुनिया को गंभीर खतरे से बचाया जा सके। तारीख 19 मार्च 2003 को ये उद्घोषणा दुनिया भर के चैनलों पर प्रसारित हुई। इसे उद्घोषित करने वाले नेता का नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, लेकिन ये वो उद्घोषणा थी जिसका खामियाजा दुनिया आज तक उठाए जा रही है। तो अतीत के पन्नों से आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जिस दिन अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र की अवमानना करते हुए इराक पर हमला बोला था। तो आइए जानते हैं इस हमले की पूरी कहानी। दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप सभी का जवाब होगा अमेरिका। वो अमेरिका जिसने न केवल अपनी आर्थिक ताकत से दुनिया से अपना लोहा मनवाया है, बल्कि अपने विचार और संस्कृति का भी वैश्वीकरण किया है। यानी उसने न केवल डॉलर हेजेमनी स्थापित की है, बल्कि दुनिया में पूंजीवाद और लोकतंत्र जैसे विचारों के प्रसार की भी जिम्मेदारी ली है। कहते हैं लोकतंत्र यानी लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। मगर क्या हो जब कोई देश, वो भी सबसे ताकतवर देश, इसी लोकतंत्र के नाम पर नागरिकों पर कहर बरपाना शुरू कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र के नाम पर कोई देश कहर कैसे बरपा सकता है, तो शायद आपको एक नजर मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान की तरफ घुमानी होगी, जहां अमेरिकी लोकतंत्र की स्थापना के ख्वाब ने न केवल लाखों जिंदगियां तबाह की हैं, बल्कि इन देशों को गृह युद्ध के ऐसे दलदल में भी झोंका है कि भुखमरी की कगार पर खड़े होने के बावजूद ये देश गृह युद्ध से निकल नहीं पा रहे हैं। मगर अब सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? तो दरअसल इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी के अंतिम दशक से, जब एक तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था और अमेरिका शीत युद्ध में विजेता के तौर पर उभरने वाला था, तो वहीं दूसरी तरफ 1990-91 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय गठबंधन ने इराक को कुवैत से बाहर ढकेल दिया था। तत्कालीन इराक कमांडर सद्दाम हुसैन पर यह आरोप था कि वो सामूहिक विनाश के हथियारों या WMD का निर्माण कर रहे हैं। मतलब ये कि वो परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियारों, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 687 पारित करके इराक से सहयोग की अपील की, लेकिन 1998 में इराक ने UNSC के साथ ये सहयोग निलंबित कर दिया। दूसरी तरफ तब तक USSR ढह चुका था। ऐसे में विश्व अमेरिकी नेतृत्व और विचार के आगे नतमस्तक था। इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में 21वीं सदी की शुरुआत अनिश्चितताओं से भरी हुई थी कि तभी 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन में पेंटागन पर अलकायदा के हमलों ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने जो कदम उठाया, उससे दुनिया आज 20 सालों बाद भी उबर नहीं पाई है। अमेरिका के बारे में एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, वो ये कि अमेरिका की समस्या पूरे विश्व की समस्या है, जबकि पूरे विश्व की समस्या अमेरिका के लिए अवसर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद ये बात सच साबित हुई। दरअसल इस घटना को अंजाम दिया था अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा ने, और इसी घटना के खिलाफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाए और वहां से तालिबान शासन को निकाल फेंका। लेकिन काबुल को तबाह करना अमेरिका के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ, बल्कि दुनिया को और तबाह करना अभी बाकी था। यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खात्मे के बाद अमेरिका को यह आशंका रहने लगी कि इराक और उसके नेता सद्दाम हुसैन जल्द ही अलकायदा के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं।
यूं भी सद्दाम हुसैन 1990 में कुवैत में अपनी सेना भेजने के बाद से ही अमेरिका की आंखों में खटक रहा था। तो ऐसे में इसके बिना किसी सबूत के कि सद्दाम और अलकायदा आपस में रिश्ते कायम कर रहे हैं, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने इराक पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी। इसके लिए अक्टूबर 2002 में अमेरिकी कांग्रेस ने इराक के खिलाफ सैन्य बल के उपयोग को अधिकृत भी कर दिया, जबकि वहीं इसी दौरान इराक के कथित WMD कार्यक्रम की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जांच की गई थी। लेकिन जांच के बाद भी इराक और सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में जहां ब्रिटेन ने 45,000 सैनिक भेजे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 2,000 और पोलैंड ने 194 विशेष बल के सदस्य भेजे, जबकि अमेरिका के लगभग 3 लाख सैनिकों ने इस हमले में मोर्चा संभाला। यह आक्रमण कितना खतरनाक साबित होने वाला था, इसका अंदाजा शायद इस बात से किया जा सकता है कि केवल खाड़ी के देशों ने ही नहीं, बल्कि अमेरिका के करीबी सहयोगियों जैसे कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस आदि तक ने आक्रमण का समर्थन नहीं किया था। लेकिन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से 19 मार्च 2003 को इराक पर हमले की योजना को अंजाम दे दिया गया और कुछ ही महीनों में मई तक इराक की सेना हार गई और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प बात है, वो ये कि जिसका विनाश करने का हवाला देकर अमेरिका ने ये जंग छेड़ी थी, उसके प्रमाण कहीं नहीं मिले। यानी इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों के अमेरिकी दावे झूठे साबित हुए। तो ऐसे में उसने अब एक नया शिगुफा छोड़ा और ये शिगुफा था इराक में लोकतंत्र की स्थापना का। यानी होना ये था कि इराक में सद्दाम हुसैन के शासन की समाप्ति के बाद अमेरिकी सैनिकों को वापस आ जाना था, मगर हुआ ये कि इराक में अब अमेरिका शांति और लोकतंत्र लाएगा, ऐसा कहते हुए वो वहां डेरा जमा कर बैठ गया। अमेरिका का मानना था कि ऐसा करके उसकी सेना न केवल अमेरिका की रक्षा करेगी, बल्कि वो मध्य पूर्व को भी स्थिर करेगी और लोकतंत्र धीरे धीरे सीरिया, ईरान और उससे आगे तक फैल जाएगा। अब इसी से एक सवाल निकल कर आता है, वो ये कि क्या जबरन बंदूक की नोक पर शांति और लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि इराक में तो ऐसा करने में अमेरिका नाकाम रहा। अमेरिका के लाख प्रयासों के बाद भी इराक में शांति नहीं आई, बल्कि 1990-91 के युद्ध के कारण पहले से ही खस्ता हाल हो चुके इराक को इस आक्रमण ने बुरी तरह तोड़ दिया। ऐसे में पहले से ही धार्मिक कट्टरपन से घिरे देश में अशांति बढ़ने लगी, तो वहीं लूटपाट और अपराध भी बढ़ने लगे और आलम ये हुआ कि इराक पर अमेरिकी कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह एक सांप्रदायिक गृह युद्ध में बदल गया। अमेरिकी सेना द्वारा बंदूक की नोक पर इराक में दिसंबर 2005 में पहली बार चुनाव कराए गए। इस चुनाव में संयुक्त इराकी गठबंधन सत्ता में आया और अप्रैल 2006 में पार्टी ने नूरी अल-मलिकी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ईरान से करीबी संबंध के लिए जाने जाने वाले नूर ने इराकी कुर्दों और सुन्नियों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया, लेकिन फिर भी इराकी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, क्योंकि मिलकर सरकार चलाने की प्रणाली ने देश के 3 समूहों यानी शिया, कुर्दों और सुन्नी मुसलमानों के बीच जातीय और सांप्रदायिक आधार पर सत्ता को विभाजित कर दिया। इससे लोगों के बीच विभाजन की रेखा मजबूत हुई और ऐसे में देश में सशस्त्र मिलिशिया ने एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने वालों से लड़ाई की और एक दूसरे के नागरिकों को मार डाला। और इस स्थिति का फायदा उठाया जिहादी समूहों ने। जॉर्डन के क्रूर सुन्नी चरमपंथी अबू मुसाब अल जरकावी का इस गृह युद्ध को अंजाम दिलाने में महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। इस बीच सद्दाम के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और 30 दिसंबर 2006 को उसको फांसी दे दी गई, लेकिन गृह युद्ध को अमेरिका फिर भी रोक नहीं पाया। ऐसे में साल 2008 में इराकियों को ही जिम्मेदारी वापस सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। असल में अमेरिका इराक जाकर एक ऐसे युद्ध में फंस चुका था जिसमें उसका सिर्फ नुकसान ही रहा था।
एक तरफ गृह युद्ध में उसके सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ धन की भी हानि हो रही थी और नतीजतन अमेरिका में इसका विरोध जोरों से होने लगा। नवंबर 2008 में जब अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा ने शपथ ली, तो इराकी संसद और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। वो ये कि 2011 तक अमेरिकी सेना इराक को छोड़ देगी और इसी का परिणाम रहा कि 2011 में अमेरिकी सेना इराक से बाहर आ गई, लेकिन तब तक तबाही हो चुकी थी। ऐसा अनुमान है कि 2003 से 2011 के बीच युद्ध संबंधी कारणों से इराक में 4,61,000 लोग मारे गए, जबकि युद्ध में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इराक की स्थिति का आकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि इराकी अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल पार करने वाले चौथे सबसे बड़े राष्ट्रीय समूह हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अनजाने में अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन, जिन्हें इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ सुन्नी गढ़ माना जाता था, को उखाड़कर इराक में शक्ति संतुलन को ईरान के पक्ष में कर दिया। आज भी ईरान द्वारा सशस्त्र और प्रशिक्षित मिलिशिया इराक में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से है और सरकार में उनके प्रतिनिधि हैं। तो वहीं जब 2010 के अंत में ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की सुगबुगाहट हुई, तो उम्मीद थी कि अरब दुनिया में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे और वहां लोकतंत्र आएगा। लेकिन मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया जैसे देशों में ये संभव नहीं हो सका और हालत अधिक खराब हो गई। सीरिया, जो इराक का पड़ोसी था, वहां स्थिति और बिगड़ी और 2013 में इराक में अलकायदा और सीरियाई विपक्ष के कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट या ISIS का गठन कर दिया। यानी अलकायदा पहले से भी अधिक ताकतवर होकर उभरा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 19 मार्च 2003 को इराक पर हुए इस एक हमले ने पूरे के पूरे अरब देशों का ही भविष्य बदल कर रख दिया। लेकिन न आतंकवाद का खात्मा हुआ, न लोकतंत्र ही आया और न ही विनाशक हथियार मिले। उल्टे लाखों लोगों की जान गई, कई देशों में गृह युद्ध छिड़ा और जिसके कारण आज भी लाखों की जान जा रही है, मगर इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।